केमिस्ट्री बड़ी है बेवफा, रात को पड़ा उस पे सब सफा। बट अब ऐसा नहीं है। यूट्यूब पर मैजिक केमिस्ट्री बाय लवली कल्ला के नाम से केमिस्ट्री का चैनल है। वहाँ पर क्लास 9 से 12 तक केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। जल्दी से जाओ, कोरोना का डर है, बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। सब्सक्राइब कर लो फटाफट, बिल्कुल फ्री में। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। इस कंप्लीट चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शंस और उनकी वेलोसिटी और इस वेलोसिटी को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। अब केमिकल काइनेटिक्स है क्या? केमिकल वर्ड जो है यहाँ पर वो हमें यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस के बारे में बता रहा है और काइनेटिक वर्ड का मीनिंग यहाँ पर हम लेंगे वेलोसिटी। पूरे कंप्लीट चैप्टर में हम वेलोसिटी और वेलोसिटी को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स को पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पर मान लेते हैं एक केमिकल रिएक्शंस जो है वो कंप्लीट हो रही है। यहाँ पर R जो है वो रिएक्टेंट है और वो हमें प्रोडक्ट दे रहा है P। हम एक एपरेटस ले लेते हैं, उसमें हम 2 या ज़्यादा रिएक्टेंट्स फिल कर लेते हैं, फिर उनको मिक्स करके हम वेट करते हैं। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर क्या है, R रिएक्टेंट है और हमें P प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है। इस रिएक्शन के लिए ही हमें वेग को देखना है। तो मान लेते हैं जब T इज इक्वल्स टू 0 था, तब ये जो रिएक्टेंट है मान लेते हैं इसकी वैल्यू उस समय 10 ग्राम 10 ml कुछ भी ले सकते हैं हम। जैसा रिएक्टेंट है सॉलिड लिक्विड उसके आधार पर हम पीछे यूनिट लगाएंगे। तो जब टाइम इज इक्वल्स टू 0 है तो रिएक्टेंट की वैल्यू 10 है और उस स्थिति में प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल नील है, 0 है, क्योंकि हमें पता है जब हम रिएक्टेंट्स को मिक्स करते हैं तो एट ए टाइम एपरेटस में केवल रिएक्टेंट ही है, अभी प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ ही नहीं। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे रिएक्टेंट्स तो घटेंगे और प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा और अंत में क्या होता है, पूरा एपरेटस में केवल प्रोडक्ट बच जाता है, रिएक्टेंट जो है वो कंप्लीट ख़त्म हो जाते हैं। अब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है, मान लेते हैं T इज इक्वल्स टू 1 है, तब रिएक्टेंट की वैल्यू मान लेते हैं घट कर के 8 हो गई, प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हुआ है और उसकी वैल्यू हो गई है 2। अब T इज इक्वल्स टू 2 है, तब इसकी वैल्यू हो गई घट कर के 6, ये बढ़ रहा है, बन रहा है क्योंकि, तो ये हो गए 4। T इज इक्वल्स टू 3 है, तब ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6। T इज इक्वल्स टू 4 पर ये रह जाएगा 2 और ये इंक्रीज होते होते 8 पर आ जाएगा। when T इज इक्वल्स टू 5 तो ये नील हो जाएगा 0 और ये कंप्लीट बन चुका होगा। यानी कि इस टेबल को देख करके हमें क्या लगता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ती है रिएक्टेंट्स जो है हाईएस्ट लेवल पर थे बट अब वो नील हो चुके हैं क्योंकि ये कम्प्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं और प्रोडक्ट जो है वो 0 से 10 पर आ गया। अब इस रिएक्शन के बारे में हम अभिक्रिया का वेग लिखेंगे और वेग लिखने के यहाँ पर 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो हम लिख सकते हैं रिएक्टेंट के बेस पर और दूसरा हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट के बेस पर। तो पहले हम लिखते हैं रिएक्टेंट के बेस पर। तो किसी भी अभिक्रिया का वेग अगर हम अभिकारक के बेस पर लिखें तो ये फॉर्मूला होगा अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट्स अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगने वाला समय। ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो किस प्रकार से चेंज हो रही है। इसे समझने के लिए हम करेंगे क्या, मान लेते हैं किसी टाइम पर रिएक्टेंट जो है उसकी वैल्यू ले लेते हैं, एक और टाइम इंक्रीज हो गई, एक और अपन उसकी वैल्यू ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल इस टेबल से लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो सके। तो मान लेते हैं एक टाइम ले लेते हैं हम ये T1, एक ले लेते हैं ये T4। अब ये जो मैंने T1 ली है
यानी कि t इज इक्वल्स टू 1, इसे हम मानेंगे t1 और ये जो लिया इसे हम मानेंगे t2। यहाँ पर हम फाइनल और इनिशियल भी लिख सकते हैं। t1 को ti से डिनोट कर सकते हैं इनिशियल, t2 को हम tf से भी डिनोट कर सकते हैं फाइनल वैल्यू। अब जब t1 टाइम था तब रिएक्टेंट कितना था 8, तो इसको हम डिनोट करेंगे r1 से। ठीक है, जब t इज इक्वल्स टू 2 था तब रिएक्टेंट की वैल्यू घटते घटते कितनी हो गई 2, इसको हम मानेंगे r2। अब यहाँ पर हम इस चीज़ को क्लियर करते हैं। अभिक्रिया का वेग, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, यानी कि r2 माइनस r1, ये फाइनल माइनस इनिशियल, ये आ जाएगा t2 माइनस t1। अब r2 की वैल्यू यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 है, तो यहाँ लिखेंगे r2 के स्थान पर 2। r1 कितना है 8 है, यहाँ लिख दिया 8। t2 हमने ये माना है जो कितना है यहाँ पर 4, ये रहा t इज इक्वल्स टू 4, इसको हमने फाइनल वैल्यू मानी है। हमने रैंडमली कोई भी 2 टाइम उठा ली, उस टाइम पीरियड में रिएक्टेंट्स की वैल्यू ले ली ताकि हम उस अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के बेस पर लिख सकें। t1 जो है वो हमारा कितना है यहाँ पर 1 है, ये रहा t इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये -6/3, क्योंकि ये जो फाइनल की वैल्यू है ये कम है जबकि इनिशियल वाली वैल्यू अधिक है, तो ये माइनस का आ गया 2। तो कहने का मतलब यदि हम रिएक्टेंट के बेस पर अभिक्रिया का वेग लिखें तो वो माइनस में आ रहा है। माइनस का साइन यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे रिएक्टेंट की वैल्यू घटते घटते एंड में नील हो गई। अब हम इसी अभिक्रिया के वेग को उत्पाद के बेस पर लिखते हैं, तो अभिक्रिया का वेग इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यही फॉर्मूला रहेगा, बस अभिकारक के स्थान पर प्रोडक्ट या उत्पाद आ जाएगा। तो उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगने वाला समय। अब जब t1 था टाइम तब रिएक्टेंट की वैल्यू 8 थी, तो उस समय प्रोडक्ट कितना था, ये रहा 2। जब टाइम इज इक्वल्स टू t2 था तब रिएक्टेंट की वैल्यू 2 थी, उसी टाइम पीरियड में प्रोडक्ट देखो कितना है 8, ये घटने लगा जबकि इसकी वैल्यू बढ़ने लगी, तो ये है p1 और ये है हमारा p2। तो इसे लिखते हैं हम p2 माइनस p1 अपॉन t2 माइनस t1। अब p2 की वैल्यू को लिख देते हैं जो कि 8 है, ये 8, p1 कितना है हमारा 2, t2 हमारा 4 है जबकि t1 हमारा 1 है। इसे मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये आ गया प्लस का 6 डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा प्लस का 2। तो हम देख रहे हैं अभिक्रिया का वेग अगर अभिकारक के बेस पर बात करें या उत्पाद के बेस पर बात करें, दोनों की वैल्यू 2 ही आ रही है, बस केवल डिफरेंस किसका है, साइन का। इसमें माइनस आ रहा है जो रिप्रेजेंट कर रहा है रिएक्टेंट्स घटते हैं टाइम बढ़ने पर, इसमें पॉजिटिव साइन आ रहा है जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हुई प्रोडक्ट फॉर्मेशन अधिक हुआ और अंत में हमारे एपरेटस में केवल प्रोडक्ट बच गया। अगर हम चाहें कि अभिक्रिया का जो वेग है वो भले ही हम रिएक्टेंट के बेस पर बात करें या प्रोडक्ट के बेस पर बात करें, दोनों की वैल्यू दोनों के साइन एक जैसे हो, तो हमें यहाँ पर एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस चीज़ को यानी कि जो अभिक्रिया का वेग है अगर हम रिएक्टेंट के बेस पर बात करें तो ये क्या था R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1, यानी कि ये R2 माइनस R1 है क्या, अभिक्रिया का वेग एक इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये सांद्रता में परिवर्तन है तो हम लिख सकते हैं डेल्टा आर। ये जो डेल्टा वर्ड है ना या ये जो साइन है डेल्टा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज को, परिवर्तन। ये लिखा ना अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, तो ये इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है डिवाइडेड बाय डेल्टा टी।
ठीक है, और माइनस का साइन तो आ ही रहा है। फिर यदि हम उत्पाद के बेस पर बात करें, अभिक्रिया का तो वेग होगा, परंतु होगा किसके बेस पर? उत्पाद के बेस पर। तो हम कैसे लिख सकते हैं उसे? डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। ये डेल्टा साइन जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में भी समय के साथ साथ में चेंज आ रहा है। ये समय में परिवर्तन में लगा समय डेल्टा T, ये परिवर्तन में लगा समय डेल्टा T। तो अब हम ये करना चाह रहे हैं कि कैसे भी करके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बेस पर अभिक्रिया के वेग की जो वैल्यू है और जो साइन है दोनों इक्वल हो जाए। तो हमें छोटा सा काम करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, अभिक्रिया का जो वेग है अभिकारक के संदर्भ में यानी कि रिएक्टेंट्स के बेस पर, उसमें हम बाहर की ओर एक एक्स्ट्रा माइनस लगा देंगे। तो जब हम बाहर एक एक्स्ट्रा माइनस लगाएंगे, अंदर उसकी वैल्यू तो माइनस में ही आनी है, क्योंकि रिएक्टेंट्स तो घटते हैं समय के साथ साथ। हमने देखा है एग्जाम्पल लेकर के माइनस में आ रहा था आंसर, तो अंदर माइनस होगा। एक्स्ट्रा हमने बाहर एक माइनस लगा दिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ताकि उत्पाद और अभिकारक दोनों के बेस पर वैल्यू जो है और साइन जो है वह एक जैसे आए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा बाहर की साइड माइनस लगा देते हैं, एक एक्स्ट्रा ये यहाँ लगा देते हैं, बाहर की साइड माइनस लगा देते हैं। ठीक ऐसे ही इसकी वैल्यू आ चुकी है, एक बाहर की साइड माइनस लगा देते हैं। तो अब अभिक्रिया का वेग जब कभी भी हम बात करेंगे अभिकारक के संदर्भ में, ये होगा हमारा फॉर्मूला। माइनस का साइन बाहर क्यों लगाया वो मैंने आपको बता दिया, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, रिएक्टेंट्स में चेंज डिवाइडेड बाय टाइम में चेंज। और अगर उत्पाद के बेस पर बात करें तो इसमें हमें कोई साइन एक्स्ट्रा में नहीं लगाना है। डेल्टा पी यानी कि प्रोडक्ट में चेंज, और प्रोडक्ट में चेंज होने में लगने वाला समय यानी कि टाइम में भी चेंज कितना हुआ है। तो ये सब हमने क्या देखा, अगर हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन की वेलोसिटी के बारे में बात करनी हो तो हम अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन में समय का भाग लगा देते हैं, तो हमारे पास में अभिक्रिया का वेग आ जाता है। अब हम इनके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं ताकि हम इस चीज़ को अच्छे से समझ सकें। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ होता है रिएक्टेंट्स भी घटते हैं। इसको एक ग्राफ से समझते हैं। हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं पहले, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अभिकारक के संदर्भ में, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट्स ले लेते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स यानी कि अभिकारक की सांद्रता, और इस साइड हम ले लेते हैं टाइम को। ठीक है, ये मान लेते हैं कोई टाइम 0 है। जैसे देखो इस टेबल में जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ हो रही है, ये टाइम इंक्रीज़ हो रही है, पहले 0 थी, फिर 1 2 एंड में 5 हो गई। ठीक वैसे ही यहाँ पर रिएक्टेंट पहले कितना था, 10 था, फिर T1 पर 8 हुआ, घटते घटते वो 0 पर आ गया। तो यहाँ पर धीरे धीरे ये क्या होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ रही है रिएक्टेंट्स की वैल्यू घटती है। ये हमें इस तरीके से ग्राफ प्राप्त होगा। तो मान लेते हैं ये यहाँ पर कोई बिंदु है T1, ये यहाँ पर मान लेते हैं T2 है। तो जब टाइम T1 थी तब ये थी रिएक्टेंट्स की वैल्यू, इसे मान लेते हैं R1। मतलब कि जब टाइम स्टार्ट हुआ हमने रिएक्टेंट्स को मिक्स किया, वो मिक्स होकर के धीरे धीरे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने लगे। तो इनिशियल स्टेज में उसकी ये वैल्यू है, हाईएस्ट लेवल पर है। फिर टाइम इंक्रीज़ हुआ, मान लेते हैं ये 0 है, ये 5 है, ये 10 है, इस प्रकार से यहाँ से टाइम बढ़ रही है। तो ये जब टाइम बढ़ा, ये हो गई रिएक्टेंट्स का लेवल, यहाँ आ गया। ठीक है, तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे हो क्या रहा है, यहाँ पर रिएक्टेंट्स का लेवल भी घट रहा है। पहले देखो टाइम T1 पर इतना ऊपर था रिएक्टेंट, टाइम T2 पर रिएक्टेंट यहाँ आ गया, इसे हम बोलेंगे R2। अब ये जो चीज़ है ये हमें क्या बता रही है, R2 माइनस R1, यानी कि ये डेल्टा R को शो कर रही है, यानी कि रिएक्टेंट्स में कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है। और ये जो टाइम पीरियड है ये हमें शो करवा रहा है T2 माइनस T1, यानी कि ये चीज़ डेल्टा T को शो कर रही है। जबकि यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं,
इस पूरी कंप्लीट रिएक्शन का औसत वेग लिख सकते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, हमने यहाँ पर जितनी भी स्टडी की है वेग के बारे में, वो सारा क्या था, औसत वेग था। औसत वेग को हमने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बेस पर लिखा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं औसत वेग, और ये है किसके बेस पर, अभिकारक के बेस पर। तो ये आ जाएगा -dr/dt, या हम ये भी लिख सकते हैं -δr/δt। ये आ जाएगा हमारा अभिक्रिया का औसत वेग, जो ये शो कर रहा है हमें टाइम बढ़ने पर रिएक्टेंट्स घटते हैं। अब हम एक और ग्राफ ड्रॉ करते हैं, वो होगा ग्राफ उत्पादों की सांद्रता के आधार पर। यहाँ ले लेते हैं हम उत्पादों की सांद्रता, और ये हो जाएगा हमारा टाइम। अब यहाँ पर मानते हैं टाइम 0 है, ये t1 है, और ये कोई बिंदु है जो t2 को शो कर रहा है। अब हमें पता है, देखो इस टेबल को देख करके हम अच्छे से जानते हैं, थ्योरेटिकल हम पढ़ भी चुके हैं, टाइम बढ़ा रिएक्टेंट्स घटे, बट प्रोडक्ट फॉर्मेशन की क्वांटिटी इंक्रीज होती गई। तो यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में तो ये 0 ही था, ये रहा 0। जब t = 0 था तो p भी 0 था, t = 1 था तो रिएक्टेंट तो हाईएस्ट लेवल पर है, बट ये धीरे धीरे बनना चालू हुआ। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ मान लेते हैं ये बिंदु प्राप्त हो रहा है हमें, इसे हम यहाँ से मिला देते हैं, और इसे हम नाम दे देते हैं P1। टाइम बढ़ा T1 पर, ये P1 इसकी वैल्यू आई प्रोडक्ट की, ये है टाइम T2, इसे हम यहाँ से मिलाते हैं। ये बिंदु ये शो कर रहा है टाइम बढ़ा तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी बढ़ा, इसे हम नाम दे देते हैं P2। ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है। अब ये जो चीज़ है ये शो कर रही है हमें यहाँ पर T2 - T1, यानी कि ये डेल्टा T को रिप्रेजेंट कर रही है। ये T1 है, ये T2 है। T1 पर ये लेवल यहाँ था P1 का, T2 पर जो ये लेवल है वो यहाँ आ गया, और ये जो लेवल है ये हमें बता रहा है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज, यानी कि डेल्टा P को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ से हम लिख सकते हैं इस अभिक्रिया का वेग प्रोडक्ट के बेस पर। तो अभिक्रिया का वेग क्या आ जाएगा, डेल्टा P/डेल्टा T, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन समय में चेंज या टाइम पीरियड में चेंज। तो ये दोनों ग्राफ है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे कि किस प्रकार किसी भी केमिकल रिएक्शन में समय बढ़ने के साथ साथ रिएक्टेंट्स घटते हैं और प्रोडक्ट्स की वैल्यू बढ़ती है। ये सारा हमने औसत वेग पढ़ा है। अब औसत वेग क्या होता है उसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे आपने गाड़ी स्टार्ट की, आप स्कूल के लिए रवाना हो गए। आप उस टाइम पीरियड में ऑडोमीटर को चेक करना। ऑडोमीटर क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं, गाड़ी के आगे जो मीटर जैसी एक सुई घड़ी जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसमें आप टाइम पीरियड देखना। जब आप घर से रवाना हुए तब कितना था वह, और जब आप स्कूल पहुंच गए तब उसका लेवल कहाँ पर आया। उसके बेस पर आप टाइम निकाल सकते हो कि मैं इतने किलोमीटर गाड़ी इतने टाइम पीरियड में चला सकती हूँ। और एवरेज अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी स्पीड कितनी थी, तो आप अप्रोक्सीमेटली मुझे बताओगे कि ऑल ओवर जब 2 आवर्स के लिए या 3 आवर्स के लिए या जितनी भी डिस्टेंस है आपकी कॉलेज की, स्कूल की, उसमें मैंने 40 की स्पीड से 50 की स्पीड से मैंने गाड़ी चलाई। बट अगर ऐसा हो, मैं आपको एक अलग क्वेश्चन पूछूं कि नहीं, जब आप गाड़ी चला रही हो एट ए टाइम रास्ते में कोई आपको कॉल करके पूछे या आपको कोई इंस्टेंटली रोक करके आपको पूछे बताओ अभी आपकी गाड़ी की स्पीड क्या है, तो एट ए टाइम जो आपकी स्पीड होगी आप वो बताओगी। उसको क्या बोलते हैं, ताक्षणिक वेग। जबकि पहले जो था वो एवरेज था, उसे बोला जाता है औसत वेग। तो इसमें हमने क्या किया, टाइम को लिमिट में कर लिया, टाइम छोटा कर लिया। इंस्टेंटली आपसे पूछा गया अभी बताओ गाड़ी की स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, वेग क्या है, तो आपने एकदम से देखा और बताया 60 है, 70 है, 80 है, जितनी भी है। ये होगा हमारा इंस्टेंटेनियस या ताक्षणिक वेग। ठीक है, अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी देख लेते हैं हम। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया
औसत वेग क्या है, ताक्षणिक वेग क्या है। तो ताक्षणिक वेग के लिए फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, जिसको कि हम इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। तो उसके लिए भी फॉर्मूला लिखेंगे, हमें करना कुछ भी नहीं है, इसी फॉर्मूले को यूज़ में लेना है। जैसे हम इसकी बात करें, ये क्या है, अभिकारक के संदर्भ में है औसत वेग का फॉर्मूला। तो यही फॉर्मूला हम यूज़ में लेंगे। माइनस तो एक्स्ट्रा बार लगाना ही है जब हम रिएक्टेंट की बात करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। यहाँ हम एक मैथमेटिक्स का कंसेप्ट लगाएंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। इसका मतलब हमने टाइम पीरियड को कम कर दिया है। भाई आपको अचानक से रोक करके आपको पूछा गया बताओ आपकी गाड़ी की स्पीड क्या है, और पहले आपको ऑल ओवर पूछा गया था, तो हमने क्या किया, टाइम पीरियड को शॉर्ट कर दिया, बिल्कुल इंस्टेंटली आपसे पूछा गया। तो फॉर्मूला तो यही है, बस हमने क्या किया, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, और फॉर्मूला बिल्कुल वही रहेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर इसके संदर्भ में बात करें तब भी यही रहेगा, डेल्टा पी यानी कि चेंज इन प्रोडक्ट, और यहाँ आ जाएगा डेल्टा टी। यहाँ पर भी यही चीज़ होगी, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, यानी कि टाइम को बिल्कुल हमने शॉर्ट कर दिया है। ये जो फॉर्मूले लिखे हैं हमने, ये किसके लिए है, ताक्षणिक वेग के लिए, जबकि ये किसके लिए थे, ये थे हमारे औसत वेग के लिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी कि किस प्रकार किसी केमिकल रिएक्शन के बारे में उसकी वेलोसिटी को लिखा जाता है, रिएक्टेंट्स के बेस पर और प्रोडक्ट के बेस पर। अब हम अगला टॉपिक अगली वीडियो में देखेंगे।